बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 29 जून और दिन है बुध का। बल्कि ये व्लॉग अपलोड करते करते रात हो जाती है और अगली तारीख भी बदल जाती है। इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं कि इनको कवर करते करते वक्त नहीं मिलता। आई नो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा कहते हैं कि एक नहीं दो व्लॉग होने चाहिए, लेकिन एक के लिए वक्त नहीं मिलता क्योंकि इतना ज़्यादा बैक एंड पे ख़बरों का रश है कि उन्हें फिर आपके फेवरेट चैनल पर भी फीड करना होता है, ARY न्यूज़ के ऊपर भी अपडेट करना। तो चूँकि रात का प्राइम टाइम का 9 बजे का बुलेटिन है तो उसी के बाद मैं फ्री हो पाता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा लेट व्लॉग आने पर माजरत ख्वाह हूँ। मैंने आपको कुछ दिनों पहले के व्लॉग में बताया था कि रजीम चेंज ऑपरेशन का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। जो इमरान खान ने सेमिनार किया रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से, वो एक कम्युनिटी तक या एक शहर तक महदूद नहीं रहेगा, वो अब डिफरेंट शहरों में भी जाएगा और डिफरेंट कम्युनिटीज़ तक भी जाएगा। पहले उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को बुलाया, साथ में कुछ जर्नलिस्ट को बुलाया। अब एक और बड़ी हिमायत उन्हें मिली है और उस हिमायत के साथ, जो कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझी जा सकती है, उस सपोर्ट के साथ कल फिर से होने जा रहा है वही रजीम चेंज ऑपरेशन सेमिनार। कहाँ पर होगा और कौन लोग उसमें शिरकत करेंगे, कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ शहबाज हुकूमत की एक चालाकी पकड़ी गई, और पकड़ी भी अपनों ने, उन लोगों ने जिनके लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया, जिनकी खुशामदे करते थकते नहीं है, उन्हें ही इनके ऊपर एतबार नहीं है। और आज उन्होंने 2 लफ्ज़ों में साफ साफ बोल दिया कि आप एतमाद के काबिल नहीं है। ये सब कुछ कैसे हुआ, इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में तकरीबन 1.5 घंटे तक ये सारा मामला ज़ेर बहस रहा। कुछ लोग वहाँ से निकले तो उनसे जब डिस्कशन हुई कि क्या बातचीत अंदर हुई, तो उन्होंने बताया इस सारे मामले पर, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा अहवाल कौमी असम्बली के इजलास का, जिसमें आज फिर इस हुकूमत के अपने ही इत्तेहादियों ने ना सिर्फ लानत भेजी है इस हुकूमत पर, बल्कि थू थू भी कर दी। और मज़े की बात यह है कि स्पीकर बैठे ये सब कुछ सुनते रहे और एक लफ्ज़ भी हज़फ नहीं करवा सके, लानत का लफ्ज़ भी हज़फ नहीं करवाया गया। जब अपने ही इत्तेहादी जो MKM के लोग थे, कल भी कुछ लोग गरजे भर से, आज फिर MKM ने, बल्कि उनके 2 अरकान ने उठ के खड़े होकर ना सिर्फ वॉकआउट किया, इस हुकूमत पर लानत भेजी, बल्कि उन्होंने कहा कि हम थूकते हैं इस गवर्नमेंट पर। ये इज़्ज़त है इस गवर्नमेंट की कि एक इत्तेहादी जब चाहे थूकता हुआ वहाँ से वॉकआउट करता हुआ जाए और फिर मिन्नत समाजत का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन ये खबर नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े, ये सारा कुछ इसी तरह चलता रहेगा। जो आपके और मेरे जानने के लिए जो कंसर्न की बात है, जो असल चीज़ है, वो ये कि आज के कौमी असम्बली के इजलास में आप लोगों पर एक और बॉम्ब गिराया जा रहा है महंगाई का, और उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी भी दे दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम अज़ कम, जी हाँ, ये मैं कम अज़ कम कह रहा हूँ क्योंकि ये तो होना ही होना है, 50 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की जो एक बजट तरमीम थी लेवी की मद में, वो मंजूर कर ली गई है। यानी अब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम अज़ कम 50 रुपये तक लेवी टैक्स आयद होगा, और ये मरहलावार बढ़ाना ही बढ़ाना है। जितने का आज आप पेट्रोल ले रहे हैं उसमें 50 रुपये आप ऐड कर दीजिए, इतनी कीमत अब आपको देनी ही देनी होगी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हो सकता है हो या हो सकता है ना हो, ये होनी ही होनी है। IMF की शराइत के मुताबिक 50 रुपये तक का लेवी टैक्स अब आयद होने जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि साबिका दौरे हुकूमत में, इमरान खान के नहीं, इससे पहले दौरे हुकूमत में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उस वक्त ये लेवी टैक्स 30 रुपये किया गया था। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लेवी टैक्स 30 रुपये लिया जा सकता था, और वो हुकूमत पूरा 30 रुपये आवाम से वसूल भी करती रही। इमरान खान की हुकूमत आई तो ये लेवी टैक्स 0 कर दिया गया। हुकूमत आपकी जेब से प्रॉफिट की मद में कोई पैसा उस वक्त नहीं निकाल रही थी जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। उनके घर रुखसत होते ही अब ये लेवी टैक्स 0 से, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 0 है, लेकिन बजट मंजूर होते ही ये 50 रुपये तक पहुँच जाएगा। मुस्लिम लीग नून के ही 2 हुकूमतों में नवाज शरीफ ने 30 रुपये, शहबाज शरीफ ने 50 रुपये तक लेवी टैक्स कर दिया। इमरान खान के दौर में 0 था, तो शहबाज शरीफ या शहबाज स्पीड का अंदाज़ा आपको इस बात से हो जाना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये सारा ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है कि मिफ्ता इस्माइल को एक नाकाम वज़ीर ख़जाना बना के फिर किक आउट करना है, और फिर मैंने कल के व्लॉग में भी जिक्र किया था कि इसहाक डार की वापसी की राह हमवार की जा रही है। और कल से अब तक जो खबरें आ रही हैं कि उनको पासपोर्ट भी मिल गया है और अब वो जुलाई के तीसरे हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में वतन वापस आ सकते हैं। उनको लाने के लिए तमाम तर जो ग्राउंड है वो तैयार कर लिया गया है। वो अपने ट्रायल यहाँ पर
فیس کریں گے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان سے بری ہو جائیں گے. اب اس سلسلے میں عدالتوں کا ایک امتحان شروع ہوگا کہ یہ جو نیریٹو بننا شروع ہوا ہے, یہ جو افواہیں اس وقت گردش کر رہی ہیں کہ ان کو کلین چٹ دیے جانے کی پوری تیاری ہو گئی ہے, کہ عدالتوں سے بھی ان کو کلیئر کرایا جائے گا, کیا واقعی میں ایسا ہو رہا ہے؟ اگر ایسا کوئی تاثر بھی ہے تو یہ عدالتوں نے ہی زائل کرنا ہے, ورنہ پھر یہاں پر جو لوگوں کا اعتماد اور جو کچھ بھی ہے وہ پھر آپ ایک لمبی ڈیبیٹ چلی جاتی ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ شوکت ترین کو پہلے بڑا منایا گیا, کچھ حلقوں کی طرف سے انہیں اپروچ کیا گیا, کہا گیا کہ آپ مشکل وقت میں ہمارا فیس بن جائیں, آپ IMF کے سامنے جا کے کہیں کہ جناب ہم سب آپ کے سامنے اکٹھے ہیں, یونینیمسلی ہم یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی اس مشکل وقت میں مدد کریں. لیکن شوکت ترین تو ڈٹ گئے, انہوں نے انکار کر دیا کہ بھائی مجھے میرے ہی گھر سے نکال کے آپ پوچھ رہے ہو کہ اس گھر کو کیسے چلانا ہے, میں تو آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. تو شوکت ترین صاحب تو پیچھے ہٹ گئے. اب یہ سارا معاملہ مفتاح اسماعیل سے اکیلے سے ہینڈل نہیں ہو رہا یا حکومت کے دیگر معاشی ٹیم سے ہینڈل نہیں ہو رہا, تو گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار کو نہ صرف لایا جائے بلکہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے دوبارہ سے ڈالر کو بھی اسٹیبل کیا جائے ایک سطح پر. دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں, آ کے کیا کرتے ہیں, اپنے ٹرائل فیس کرتے ہیں. اس بارے میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو کرتا رہوں گا, لیکن مفتاح اسماعیل کی بات پہ ابھی کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج محمد مالک کے پروگرام میں کچھ دیر پہلے وہ بیٹھے اور آپ ریپیٹ میں جا کے ان کا پروگرام سن لیں, انہوں نے اتنی بار کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں, میں سچ کہہ رہا ہوں, آپ میری بات مانیں, میں سچ کہہ رہا ہوں. مطلب انہیں اتنی بار یہ لفظ ریپیٹ کرنا پڑا کہ شاید نہ اینکر ان کی بات مان رہا ہے, نہ باقی کوئی دیکھنے والے سننے والے ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. اتنا جھوٹ بول چکے ہیں اتنے چند دنوں میں, پھر ٹی وی پر آ کر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یہ جو میں کبھی کبھی آپ سے جھوٹ بولتا ہوں نا, آپ نے سنا ہی ہوگا ان کا مشہور زمانہ فقرہ, تو یہ جو کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں یہ عوام پہ بہت بھاری پڑ جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس وقت جو ایک غیر یقینی کسی صورتحال ہے اور ایک بحرانی کیفیت آپ نے لوڈ شیڈنگ کی مد میں دیکھ رکھی ہوگی. پورے ملک میں شدید ترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. مجھے بھی انتظار کرنا پڑا اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے, بیکاز یہاں پہ اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں بھی لوڈ شیڈنگ تھی. اب حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں, لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں, آگے ضمنی انتخاب آنے والا ہے. تو ایسی صورتحال میں عمران خان کی جو حکمت عملی تھی اس کو فالو کرنے جا رہی ہے موجودہ حکومت. جی ہاں, یہ خبر کل سے گردش کر رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا مذاق اڑانے والی PDM حکومت خود انہی کے نقش قدم پر چلنے لگی ہے. شہباز حکومت نے روس سے تیل کی خریداری کے لیے باضابطہ مشاورت شروع کر دی ہے. اس حوالے سے پیٹرولیم ڈویژن نے مشاورت کے لیے 4 بڑی ریفائنریز کے سربراہان کو خط لکھا ہے. یہ خط پاک عرب, نیشنل ریفائنری, PRL اور بائیکو کو لکھا گیا ہے, اور اس خط میں ریفائنریز سے پوچھا گیا ہے کہ روسی خام تیل اگر پاکستان درآمد کیا جاتا ہے تو اس کی لاگت کیا ہوگی اور تیل کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہوگا, ڈالرز میں پیسہ دینا ہوگا یا پاک روپیز میں یہ سارا معاملہ حل کیا جا سکتا ہے. ان سب کے اوپر غور ہو رہا ہے. پھر یہ بھی پوچھا کہ آئل ریفائنریز کس گریڈ کا خام تیل کتنی مقدار میں لے سکتی ہیں. پیٹرولیم ڈویژن کے کچھ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شہباز حکومت عمران خان کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے تیل کی خریداری کرنا چاہتی ہے. نہ صرف اس میں دلچسپی رکھتی ہے بلکہ بیک گراؤنڈ پر کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور کئی ابھی جاری ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جتنا برا بھلا عمران خان کو اس معاملے پر کہا گیا, اب سارا گیم الٹا انہی کے اوپر پڑ گیا. تیل مل نہیں رہا, تیل ملے تو یہ لوڈ شیڈنگ ختم کریں, تیل ملتا ہے تو اپنے ملک کے ریزرو جاتے ہیں. یہ دونوں طرف سے پھنس گئے ہیں, نہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی پوزیشن میں ہے نہ تیل منگوانے کی پوزیشن میں. اب پھنس گئے کہ کیا کریں. آخری حل یہی ہے کہ 30% سستا تیل منگوایا جائے, اور بیک ڈور اس ٹائم ڈپلومیسی یا جو کچھ بھی آپ کہنا چاہیں وہ ہو رہی ہے. ایک اور بڑی خبر, شہباز حکومت کی ایک بڑی چالاکی پکڑی گئی ہے, اور پکڑی بھی اپنوں نے ہے. یہ جو نیب میں انہوں نے حالیہ کچھ ترامیم کی ہیں, ان ترامیم کے نتیجے میں ہوا یہ کہ IMF بھی محتاط ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اربوں ڈالر ان کو دینے جا رہے ہیں. انہوں نے تو اپنے نیب ترامیم ہی سارے کر لی ہے, نیب قوانین سارے بدل لیے, اپنے حق میں جتنی ترامیم تھی وہ کر لی. تو اگر ہم ان کو پیسہ دیں گے تو کیا وہ پیسہ ہمیں واپس ریکور ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اب IMF نے حکومت پاکستان کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جو آپ نے نیب ترامیم کی ہیں یا جو آپ کے اینٹی کرپشن کے جو لاز ہیں ان کو آپ نظر ثانی کریں. ان کے اوپر آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں جو کرپشن کے خلاف متحرک ہونے والے قوانین ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. اگر ہمارا دیا ہوا پیسہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے تو اس کو ریکور کرنے کا کیا میکانزم ہے.
इस हुकूमत ने 1100 अरब रुपए का रिलीफ अपने आप को दिया नैब तरमीम करके, और अब ये इंटरनेशनली डिस्कस हो रहा है। इमरान खान जो बात कह रहे थे कि इन्होंने अपने आप को रिलीफ दिया है, अपनी ज़ात के लिए कानून साजी किया है, आज ये बात इमरान खान नहीं आलमी इदारे भी महसूस कर रहे हैं। यही वजह है, और उन्होंने क्लियर अंदाज में नहीं कहा, लेकिन उनका पैगाम यही है कि आप पर ट्रस्ट नहीं करते। जब नवाज शरीफ का दौर था तो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ करती थी, और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से उन्हीं के दौर में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में चला गया। आज शहबाज शरीफ का दौर है, और आज वो कह रहे हैं दूसरे गैर मुल्की इदारे कि आपके एंटी करप्शन लॉ स्ट्रॉन्ग नहीं है। इमरान खान के दौर में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी करप्शन लॉज मजबूत होने की वजह से आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के दहाने पर है। इमरान खान की थोड़ी और बात करते हैं। जो रजीम चेंज ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ और वो अब अपने किसी एंड की तरफ बढ़ रहा है, इमरान खान ने मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े सेमिनार्स करने का फ़ैसला किया। RCO रजीम चेंज ऑपरेशन कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद के मैरियट होटल में किया गया, और उसमें सहाफ़ियों को बुलाया गया और कुछ ऐसे सियासतदान जो उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या सीनियर सियासतदान, उनको बुलाया गया और इस सारे मामले के ऊपर उन्होंने खुलकर बात की। और मैं उस इवेंट में मौजूद था, और जितनी खुलकर उन्होंने उस दिन बातें की हैं शायद ये पिछले कुछ दिनों में ना की हों। उसके बाद ये फैसला हुआ कि ये अब मुल्क के ना सिर्फ बड़े शहरों में होगा बल्कि कुछ और कम्युनिटीज़ को भी इंगेज किया जाएगा। इस सिलसिले में इमरान खान को मिली एक बड़ी हिमायत, और इस हिमायत के नतीजे में वकला बरादरी अब इमरान खान के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। कुछ दिनों पहले इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वहाँ पर खुद गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ की बार से उन्होंने एड्रेस किया। अब हाई कोर्ट बार खुद इमरान खान से रब्ता कर रही है, और उन्होंने एक सेमिनार का इनकाद किया, और उसका नाम भी रजीम चेंज ऑपरेशन ही है, और एक बार फिर इस्लामाबाद के मुकामी होटल में ये होने जा रहा है। इसकी मेज़बान होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और वहाँ की वकला बरादरी, और उसमें इमरान खान बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक होंगे। यानी रजीम चेंज ऑपरेशन का जो बयानिया है, जो नैरेटिव है, वो यहाँ पर रुकने नहीं वाला, ये बढ़ता जाएगा। और अब तो सिर्फ इस्लामाबाद में दूसरी कम्युनिटी को इंगेज किया गया। ये इमरान खान ज़रा ज़िमनी इंतखाब से फ्री हो जाए तो उसके बाद ये मुल्क के बड़े शहरों में जाएगा, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कराची, कोयटा और डिफरेंट सिटीज़ में। तो इमरान खान इस मामले पर अपनी जारहाना पॉलिसी को इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। खबरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन टाइम कम है, अगर देर कर दूंगा तो आप तक व्लॉग भी लेट जाएगा। तो आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। कल मज़ीद आपसे चीज़ें डिस्कस करूँगा। खुदा हाफिज़।